हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, अभी ना हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना शुरू करा था, तो हमने 3 स्टैंडर्ड्स को पढ़ लिया था और आज हम 4th स्टैंडर्ड जो है उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजप्शन के लिए क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी हमारी उसको बताता है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो स्टैंडर्ड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बता नहीं सकती बिकॉज 22 है स्टैंडर्ड्स आपके और उनमें से कुछ भी आ सकता है। तो या एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मली आपको पता होगी बिकॉज यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसमें क्या क्या कॉस्ट होगी। जैसे रॉ मटेरियल आप लेके आए, है ना, रॉ मटेरियल का खर्चा, आपने किसी को वेजेस दी, मजदूरी दी, उसका खर्चा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कैप्टिव कंजप्शन क्या है। तो कैप्टिव कंजप्शन सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेप हमारा इंट्रोडक्शन था ना। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, कैप्टिव कंजम्पशन, जिसको समझने के लिए मैंने ये चीज़ें ली हैं। देखो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री है या आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल, और इसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। इसको हम डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 भी बोल देते हैं। ये मैन्युफैक्चर यूनिट है, ये हमारी कंजप्शन यूनिट है। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन ना शर्ट्स बनाती है, ठीक है, या मतलब ऐसा कुछ भी शर्ट्स बना रही है, टी शर्ट्स बना रही है ना, कुछ भी बना रही है इस टाइप के कोई प्रोडक्ट, और यानी पहनने की कोई चीज़ बना रही है, राइट। तो फिर उसके लिए हमें क्लोथ चाहिए, कपड़े चाहिए, तो वो भी आपकी कंपनी ही प्रोड्यूस कर रही है, यानी मैन्युफैक्चर यूनिट है ये आपकी, जो कि क्या बना रही है, शर्ट्स के लिए आपको क्या चाहिए, कपड़ा, जो कि यूनिट 1 बनाएगी, और उस कपड़े को आपकी ही बिजनेस की सेकंड यूनिट जो है वो कंज्यूम कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो उस कपड़े से क्या बनाएगी, शर्ट बनाएगी। तो वो चीज़ जब आपकी सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसी की दूसरी यूनिट उसको कंज्यूम कर लेती है, ले लेती है, और उससे क्या मेन प्रोडक्ट बनाती है, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं कैप्टिव कंजप्शन। देखो समझते हैं, कैप्टिव कंजप्शन मीन्स द कंजप्शन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन यूनिट और डिवीजन एंड कंज्यूम्ड बाय अनदर यूनिट और डिवीजन सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेम ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिट जो है वो कोई चीज़ बना रही है, उसको अनदर यूनिट उसी ऑर्गेनाइजेशन की जो है क्या कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी। तो वो क्या, और फिर किसके लिए कंज्यूम कर लेगी, ताकि कुछ नया प्रोडक्ट वो बना सके, है ना, उससे। तो दैट इज कॉल्ड कैप्टिव कंजप्शन। कैप्टिव कंजप्शन समझ आया होगा, है ना। जैसे कि हमें मेन क्या बनानी है, हमने मेन बनानी है हमारी शर्ट्स बनानी है, उसके लिए हमें चाहिए कपड़ा, जो बनाती है हमारे बिजनेस की ये वाली यूनिट, और फिर उस कपड़े को ले लेती है ये वाली यूनिट, और फिर क्या बनाती है, शर्ट्स। क्लियर? ओके। अब हम देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उसकी कॉस्ट, आपने किसी को वेजेस दी, सैलरी दी, उसकी कॉस्ट, आपने क्वालिटी पे खर्च करा, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करा जो प्रोडक्ट बनाना है, तो उस पर जो कॉस्ट आई वो कॉस्ट, पैकिंग पे आपने खर्चा करा उसकी कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, कि किस उद्देश्य को ध्यान में रख के, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हम लेके आए। तो ये सोच रहे हैं, है ना, इन्हें पता नहीं है, बट हमें तो पता है क्या है भाई, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड का जो है ऑब्जेक्टिव यही होता है, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। मेन तो यही है ना। यूनिफॉर्मिटी क्या, हमारे जो प्रिंसिपल और मेथड्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, ताकि मतलब हम सिमिलर मेथड, सिमिलर प्रिंसिपल यूज़ करें, ताकि बाद में जो है जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करें ना, तो इजीली वो डिटरमाइन हो जाए एंड कंपैरिजन करना इजी हो जाए। कंसिस्टेंसी की, जो भी प्रिंसिपल मेथड्स हम यूज़ करें वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक्यूरेसी उनमें होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि वो हमें एक क्रिस्टल व्यू जो है, मतलब एक बिल्कुल अच्छा व्यू हमें दे सके, हमें पता चल सके कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की, है ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार दिखाई देने वाला, मतलब क्रिस्टल क्लियर, है ना।
देन नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्कोप। फर्स्ट हो गया इंट्रो, सेकंड हो गया ऑब्जेक्टिव, थर्ड हमारा स्कोप। स्कोप मतलब कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा, तो इट शुड बी अप्लाइड टू कोस्ट स्टेटमेंट, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वही क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, डिस्क्लोजर, और क्या क्या चीज़ें और भी होंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी स्कोप में। देन डेफिनेशंस की कोस्ट 4 जो हमारा कैश वो, उसमें मेन क्या क्या डेफिनेशंस होंगी। तो फर्स्ट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, यानी सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगी। रॉ मटेरियल इंक्लूड होगा, लेबर के वेजेस इंक्लूड होंगे, ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्शन वाली कॉस्ट से मिलती जुलती होती है कि टोटल खर्चा कितना उठाया एक बिजनेस ने। जैसे नया क्लाइंट लेके आए, नया क्लाइंट एक्वायर करा हमने, फॉर एग्जांपल कौन है वो, अकाउंटेंट है हमारा जो कि हमारा अकाउंट संभालेगा। फिर हमने कोई नई एसेट परचेज करी, नई एसेट्स हमने खरीदी, तो वो भी उसकी कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आ जाएगी। अब हमारी 2 डेफिनेशन हो चुकी है, एक डेफिनेशन और रहती है, तो चलो देखते हैं उसे भी। कॉस्ट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, कि जो सर्विसेज है उससे रिलेटेड प्रोविज़न है उनकी कॉस्ट, इसमें भी वही चीज़ें आएंगी। मटेरियल को कंज्यूम करा उसकी कॉस्ट होगी, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जैसे उनको वेजेस या सैलरी देने की कॉस्ट होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट होगी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। लेकिन वो गुड्स की कॉस्ट थी, ये सर्विसेज की कॉस्ट है कि हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स भी वही हैं नॉर्मली जो हम पढ़ के आ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो दोनों कॉस्ट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे मेज़र की जाएगी। और कुछ कॉस्ट ऐसी है जिनको हम सेपरेटली मेज़र करेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे, एक साथ मेज़र नहीं करेंगे क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न होगा हमें समझने में। जैसे हमने सारे खर्चे एक साथ लिख दिए, बाद में पता ही ना चले कि कौन सा खर्चा कौन सी कॉस्ट किससे रिलेटेड है। तो हम मटेरियल कॉस्ट को सेपरेटली मेज़र करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट को सेपरेटली मेज़र करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को सेपरेटली मेज़र करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, है ना, आप कुछ चीज़ बना रहे हो तो उसमें कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके खर्चे को अलग से हम मेज़र करेंगे। और हमारा जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको इनवॉइस या फिर एग्रीड प्राइस पे ही हम उसकी एंट्री करेंगे कॉस्ट स्टेटमेंट में। और कुछ खर्चे ऐसे भी हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में भी हमने पढ़ा, 2 में भी हमने पढ़ा, जिनको हम शामिल नहीं करते हैं ना। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपकी एक्विजिशन कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट का ये हिस्सा ही नहीं होते। कौन कौन सी कॉस्ट थी वो, अब नॉर्मल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, इंटरेस्ट, किसी तरह का कोई ब्याज वगैरह, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस एंड फाइन, पेनल्टी, डैमेज, तो ये सारे जो खर्चे होंगे वो शामिल नहीं होंगे, नॉट इंक्लूडेड। सब्सिडीज, ग्रांट, इंसेंटिव्स, कोई सब्सिडी मिली है आपको, कोई इंसेंटिव मिली है, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो या फिर कैसे भी हो, तो उसको भी हम जो है इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि डिडक्ट करके दिखाएंगे, यानी माइनस करके, लेस करके हम दिखाएंगे अलग से। और जो क्रेडिट्स एंड रिकवरीज हैं उनको भी हम डिडक्ट करेंगे, मतलब उधार वगैरह है और फिर वो रिकवर हो गया है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन में से हम क्या कर देंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब आपने कच्चा माल खरीदा, फिर उससे कोई प्रोडक्ट बनाया और उससे लास्ट में कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बना, ये मतलब बीच वाली जो सिचुएशन होती है ये वो होती है वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसकी कॉस्ट को कैसे मेज़र करेंगे, डिफरेंट स्टेज होंगे वर्क इन प्रोग्रेस में भी, तो अलग अलग स्टेज के हिसाब से हम उसको कंप्यूट करेंगे। देन बात आती है प्रेजेंटेशन की, आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करोगे, है ना। जैसे टीचर हमारे सामने प्रेजेंट करता है कोई चीज़, देन हमें वो समझ आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही हमें कॉस्ट स्टेटमेंट में प्रेजेंट करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर उसमें अलग अलग चीज़ें रखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स उसकी स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की जो कॉस्ट है उसकी स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट करेंगे। और हम जो भी हमारी कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे ना उसको वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना कि किसी का मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे मेडिकल शॉप पे जाते हो दवाई लेने तो बोलते हैं ना कि प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, यानी वो डॉक्टर उसने मतलब MBBS की डिग्री वगैरह ले रखी हो और उसी के द्वारा सर्टिफाइड है तो वो बेस्ट मानी जाती है ना।
वो मतलब ऐसे कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं ना कि झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो कोस्ट स्टेटमेंट है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। अकाउंट्स में या कॉमर्स में कौन करता है मतलब ये चीज़ें, कोस्ट ऑडिटर यानी ऑडिटर जो है वो ऑडिट कर देता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को, और फिर वो मोहर लगा देता है। कहने को बात है कि वो ये बोल देना कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बिल्कुल सही है, तो वो सर्टिफाइड हो जाती है। तो वो हम उसको मतलब दिखाएंगे कि हमने इसको ऑडिटर से ऑडिट करा रखा है और सर्टिफाइड है, तब उसको प्रेजेंट करेंगे। हम इसमें अपेंडिक्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ एक चीज़ें रह जाती है ऐड करनी, तो वो हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। देन लास्ट एंड फाइनल हमारा है डिस्क्लोजर, कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट और क्वान्टिफिएबल, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि क्वांटिटी में लिखी जा सकती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो क्वांटिटी में नहीं लिखी जा सकती, तो हम उनको नहीं करेंगे। जो सिर्फ क्वांटिफिएबल है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम डिस्क्लोज करेंगे। और एज अ सेपरेट नोट, एज अ सेपरेट शेड्यूल, एज अ फुट नोट, मतलब आपकी लास्ट में जो नोट होता है वो फुट नोट होता है, तो उसके थ्रू हम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको एज अ नोट जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। और एज पर लॉ चेंजेस जो भी रिक्वायर्ड है उसको भी हम डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये फाइनल था आपका। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है आपका यूनिट, सॉरी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं आया तो नहीं कर सकते हैं ना, वो आपकी मर्ज़ी है। और ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं हम कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के साथ। थैंक यू सो मच।